मध्य प्रदेश में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में तैयारियों का तापमान बढ़ा हुआ है। दोनों दलों में राजनीतिक बैठकों की गहमा-गहमी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने आज से 9 फरवरी तक भोपाल में 3 दिवसीय अहम बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी संगठन और सरकार के एजेंडे को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस जहां एसआईआर प्रक्रिया और संगठन में मजबूती के साथ सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी केंद्रीय बजट, वीबी राम जी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है और कांग्रेस पर तंज भी कस रही है। बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को रणनीति नहीं बल्कि आत्म मंथन की जरूरत है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के नेता लगातार विवादों में घिरे हैं और पार्टी को पहले अपने भीतर अनुशासन तय करना चाहिए। भोपाल में सियासी बैठकों की गहमा गहमी, कांग्रेस की 3 दिवसीय मैराथन बैठकें शुरू, हरीश चौधरी और जीतू पटवारी की अगुवाई, बूथ से लेकर जिला स्तर तक समीक्षा, संगठनात्मक फेरबदल के संकेत। बीजेपी भी संगठन मोड में एक्टिव, संभाग प्रभारियों और मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक, केंद्रीय बजट पर जन जागरूकता की रणनीति, कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने का प्लान, गांव कस्बों तक संदेश पहुंचाने के निर्देश। कांग्रेसियों को सिर्फ मंथन नहीं, आत्म मंथन और आत्मचिंतन के दौर की आवश्यकता है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हरीश चौधरी हों, उमंग सिंगार हों, कमलेश्वर पटेल हों, दिग्विजय सिंह हों, ऐसे सभी नेता उंगली उठा चुके हैं और जनता से दूरी, मध्य प्रदेश के हितों के साथ दोहराव का रवैया, ये सारे के सारे जो विषय हैं, जब तक कांग्रेस अपने एजेंडों में इनको शामिल नहीं करेगी, कांग्रेस की जो बैठकें हैं उनका नतीजा सिफर ही रहेगा। उधर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि आत्म मंथन हर जीवित विचारधारा की पहचान है। उन्होंने कहा कि जिनकी आत्मा और विचार मर जाते हैं, उन्हें आत्म मंथन की जरूरत महसूस ही नहीं होती। आत्ममंथन की किसको जरूरत नहीं है। आत्मबंधन तो वो नहीं करता जिसकी आत्मा मर जाती है, और जिसकी आत्मा मर जाती है उसका विचार भी सड़ जाता है, उसका शरीर भी सड़ जाता है। तो आत्ममंथन की तो सबको जरूरत है। अब उनको नहीं जरूरत है तो वो उनकी अपनी बात है। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। कांग्रेस संगठन को नई धार देने में जुटी है, तो बीजेपी सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन बैठकों से निकली रणनीति जमीन पर किसे कितना फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी बैठकें और बिसात। असल में इस समय मध्य प्रदेश की जो 2 बड़े सियासी धड़े हैं, 2 जो बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, उनमें बैठकों का सिलसिला जारी है और आगामी दिनों में कैसे वो लोगों के बीच में जाए, इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। आज कांग्रेस की बड़ी बैठकें 3 दिन तक लगातार होंगी और इन बैठकों में कांग्रेस जो एसआईआर के मुद्दे को प्रमुखता से लोगों के पास तक ले जाना चाहती है, इन बैठकों पर उन पर मंथन होगा। इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं? एसआईआर का मुद्दा मैंने आपको बताया। कांग्रेस इसके अलावा भी देश में चूँकि संगठन सृजन अभियान के तहत अपने संगठन को नया आकार देने में जुटी है, तो अभी हमने बीते कुछ दिनों से देखा भी कि वहाँ टैलेंट हंट के जरिए कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। प्रवक्ताओं की नई टीम बनेगी, संगठन में भी कुछ बदलाव होंगे, संगठन में नई नियुक्तियां होंगी। तो ये सारी बातें इन बैठकों में होंगी और ये बैठकें भोपाल में भी होंगी, उज्जैन में भी होंगी और दीगर जिलों में भी करने का प्लान कांग्रेस का है। और चूँकि भोपाल के बाद इस समय उज्जैन जो है मतलब मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ से आते हैं। तो उज्जैन में कुछ भी बैठकें हों, कोई
पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों तो उसका एक असर पड़ता है। उसका ये भी माना जाता है कि अब मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल दो हाथ किए जाएंगे। तो बैठक उज्जैन में भी होगी कांग्रेस की। एक बात ये ज़रूर आती कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस इन बैठकों के जरिए, विचार विमर्श के जरिए राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, संगठन को नया आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत उन्होंने अभी, जैसे हमने देखा कि जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई वो एक बड़े स्तर पर एक नए फॉर्मेट में उन्होंने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ की और बताया गया, कहा गया कि जिलाध्यक्ष जो हैं अब सबसे पावरफुल होंगे। और हमने देखा कि एक से एक बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में की नेतागिरी की दावेदारी करते थे वो जिलों में भेज दिए गए। अब उन जिलाध्यक्षों को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, इस बात का भी फीडबैक पता नहीं कांग्रेस ने लिया या नहीं लिया, लेकिन अधिकांश जिलाध्यक्ष तो पद लेके बैठ गए घर। वो जिलों में पता नहीं उतने दौरे कर पाए कि नहीं कर पाए, ये कांग्रेस का एक अलग समीकरण है। बहरहाल भोपाल में इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी में सियासी हलचल तेज़ है कांग्रेस की। और केवल कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। हाल ही में उन्होंने एक बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, और भाजपा की तरफ से इस बजट को बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि विकसित भारत का बजट है ये 2047 का विज़न इसमें झलकता है। तो भाजपा के सेंटर ऑफ पॉइंट है बजट। वो चाहती है बजट की बातें लोगों तक पहुँचें। वो ये भी चाहती है कि जिस जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन चला रही है उसका जवाब कैसे दिया जाए, और इसको लेकर भाजपा जो है पंचायत स्तर तक, बूथ लेवल तक जा रही है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आपको आउटकम बताया इन बैठकों का, इनमें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आज की हमारी जो डिबेट है वो इसी पर होगी। लेकिन डिबेट शुरू करते हैं उसके पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। भोपाल में हो रही सियासी दलों की बैठकों की क्या है मायने? क्या 3 दिन की बैठकों से कांग्रेस में आएगी नई धार? क्या आने वाले दिनों में सड़क से सदन तक दिखेगा टकराव? और बीजेपी क्यों दे रही कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ललित सेन जी स्टूडियो में। ललित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संदीप पाठक जी हैं। संदीप जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे बताया गया था कि आप कहीं बिजी हैं, इसलिए मैंने आपका नाम सबसे बाद में लिया। बहरहाल आप टाइम पर आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ललित जी आपसे, क्योंकि चूँकि आपकी बैठकें हैं, आप भोपाल में कर रहे हैं, उज्जैन में कर रहे हैं, बड़ी बैठक कर रहे हैं, आपके टारगेट पर SIR है। मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, इन बैठकों के जरिए आप इन बैठकों में क्या करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने जा रहे हैं, कौन सी वो सियासी रणनीति जिससे थोड़ी बहुत भाजपा को आप चैलेंज कर सकते हैं, भाजपा में थोड़ा हलचल मचा सकें? देखिए योगीराज जी, बेसिकली हमारा जो एक किसी भी राजनीतिक दल के संगठन में अपना उसके एक वो कला होती है और वो अपने हिसाब से काम करता है। हाँ। ये एक निश्चित तौर पर हम अभी आपने सत्य कहा कि हमारा संगठन सृजन का अभियान चल रहा है। उसके तहत हमने 71 जिले अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ बदले। अभी हमने ब्लॉक अध्यक्षों की 780 लोगों की सूची एक साथ दी। और इसके बाद अलग अलग संभागवार, जो आपने कहा कि उज्जैन में नहीं, इससे पहले अभी एक हफ्ते पहले ग्वालियर में हुआ, फिर अभी 1 तारीख को रीवा में हुआ, कल और भोपाल में मीटिंग होनी भोपाल संभाग की, और परसों उज्जैन में होनी उज्जैन संभाग की। तो ये एक संगठन के अभियान के सृजन अभियान के तहत हम लोग बराबर हमारे कार्यकर्ताओं से और हमारे जो नए संगठन सृजन के अभियान के तहत निकल के आई है बॉडी, उनसे हमको चर्चा करनी, हमारे प्रभारी जी को रूबरू होना है। और जो SIR में विसंगतियाँ आई हैं, SIR में किस प्रकार से काम किया और भविष्य में अभी हमारी जो ब्लॉक की कमेटियाँ बननी है, हमारी जिले की कमेटी बननी है, इस सब पर चर्चा करनी है। तो ये संगठन का एक सृजन के बाद का कंटिन्यू वाला एक प्रोग्राम है, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। ललित जी, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं जरा गुंजन जी के पास जाऊंगा। ये जो आपका मैंने जो देखा अभी जो खबरें आ रही है, वो आप बहुत फोकस कर रहे हैं इस पर, SIR पर। आप क्या मानते हैं, जनता से जुड़ा मुद्दा है ये? SIR मैं ऐसा मानता हूँ कि SIR
आज़ादी के बाद से 9 बार पूर्व में हो चुकी है, 10वीं बार है और SIR होनी चाहिए, हम इस बार इसके पक्ष में हैं। मगर SIR का समय जो तय करते हैं, जैसे बिहार में चुनाव के कुछ महीने पहले कर दिया, अभी मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं है और आज 20 साल बाद आप SIR कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है और निर्वाचन आयोग को भी सब आपने देखा ही, और जिस प्रकार से SIR में फॉर्म 7 को लेकर अनियमितताएं पाई गई हैं, इसको पूरे प्रदेश ने देखा है कि भाजपा कार्यालय से प्रिंटेड फॉर्म नंबर 7 बांटे गए और वो कुछ विशेष वर्ग के नामों को लिखित करके बांटे गए, जो मेरे पास एविडेंस में भी ढेर सारे हमारे यहाँ रखे हुए हमारे कार्यकर्ताओं दिए गए। इसके बाद हमारा जो 7 नंबर फॉर्म प्राप्त हुआ तो उस मतदाता को सूचना देनी चाहिए। इसके बाद फॉर्म नंबर 14 से उसको नोटिस दिया जाता है, मगर उसको बगैर सूचना के फॉर्म नंबर 14 से नोटिस दे दिया। उसके अलावा अभी एक जो लॉजिकल और नॉन लॉजिकल का जो दिक्कत आई है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, हर विधानसभा में 40-50 हज़ार नाम ऐसे जो 2003 के SIR से मिलान खाते हैं, ड्राफ्ट सूची में नाम आया उनका, ड्राफ्ट सूची में नाम आने के बाद भी उनको नोटिस दे दिए गए। ये कहाँ का है? क्योंकि ये तो निर्वाचन आयोग ने इतनी मेहनत की, BLO ने इतनी मेहनत की, इसके बाद ड्राफ्ट सूची में नाम आए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। अगर लॉजिकल उसमें कुछ भी एरर है तो वो सिस्टम का एरर है, उसको निर्वाचन आयोग ठीक करे, मतदाता उसको क्यों भुगते? मतदाता उसको भुगत रहा है। आज मतदाता दर दर भटक रहा है। आप देखिए, आप जमीन पर की कैसी स्थितियाँ हो गई। हर विधानसभा में 30-30, 40-40 हज़ार लॉजिकल के नाम से नामों को डिलीट करने की साजिश रची जा रही है। तो ये एक शंका दर्शाता है। बाकी हम SIR के पक्ष में हैं। ठीक बात। गुंजन जी, एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए हलचल आपके यहाँ भी बड़ी तेज़ है, और हलचल इस बात को लेकर है कि आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग, अब क्या बोलूँ उसको, वेटिंग इन निगम मंडल और तमाम तरह की जन भागीदारी समितियाँ, और अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो दिल्ली में सुगबुगाहट हुई, मुख्यमंत्री जी गए, संगठन स्तर पर लोगों की बातचीत हुई, तो ऐसी कुछ पॉजिटिव वेव्स वहाँ से भी आ रही हैं आपके कार्यकर्ताओं के लिए। तो एक तो आप इन बैठकों को लेकर भी अपनी बात कहिए, दूसरा ललित जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका भी आप आंसर कीजिए। आपने जो कहा कि हलचल दफ्तरों में देखने को मिल रही है, तो योगीराज जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सबसे मजबूत और सबसे सशक्त पार्टी नहीं कहलाती पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ पर हलचल हमेशा होती रहती है। यहाँ पर कार्यकर्ता हमेशा काम के लिए तत्पर रहेगा और काम होता रहेगा। यहाँ पर नेतृत्व हमेशा उन कार्यकर्ताओं से काम के लिए मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यूं ही एक कैडर बेस्ड पार्टी अगर कहलाती है, मजबूत पार्टी कहलाती है, तो ये सिर्फ कार्य प्रणाली है। और चाहे कोई पद हो, चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस नियत के साथ पार्टी में काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ जनता के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, और उसी काम के आधार पर एक कार्य पद्धति जो है उसी के हिसाब से सारी हलचल आपको देखने को मिल रही है। अब दूसरी बात SIR का, क्योंकि आज मुद्दा है जी, तो SIR जैसे मुद्दे पर अभी ललित जी को मैं सुन रही थी। तो ललित जी देखिए, आपने ये जो SIR की प्रक्रिया पर कई बार सवाल भी खड़े करने की कोशिश की, उसमें बीच में अड़ंगे भी डालने की कोशिश की आपके नेताओं ने, क्योंकि जब जब देश में कुछ अच्छा की कोशिश की है। SIR प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है, पूर्ण रूप से एक जिसे कहते हैं सक्सेसफुल तरीके से ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में अपनाई जा रही है। कानूनी रूप से जो प्रक्रिया के प्रावधान है उसके रूप में अपनाई जा रही है, और कहीं पे भी गड़बड़ियां नहीं। इसलिए जनता को बरगलाने की इस तथ्यहीन और सत्यहीन और निराधार आरोपों से आप बंद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिव्यू, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म में यकीन रखती है। तो रिव्यू और रिफॉर्म भी हो रहे हैं, उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, और जो परफॉर्मेंस हो रही है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह जो घुसपैठियां हैं उन्हें बाहर निकालने की ये प्रक्रिया है, तो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कांग्रेस के नेताओं को इसलिए तकलीफ हो रही है योगीराज जी, क्योंकि जब घुसपैठियों के नाम नहीं आ पा रहे हैं तो इन्हें तकलीफ है। वैसे ही ये जिस तरीके से जो आपने चुनाव देखा था, 29 की 29 सीट पे कमल खिला था, तो इन्हें आने वाले चुनाव का डर सता रहा है कि अब जो थोड़ी बहुत इनके पास जो जगह है मध्य प्रदेश में भी, कहीं वो भी इनके हाथ से ना निकल जाए। प्रक्रिया की रही बात, तो प्रशासन हो, चाहे संगठन हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे अधिकारी हो, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और इस तरीके की निराधार बात करके उन अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर आप सवाल जो कर रहे हैं वह बंद करें। ठीक बात। एक बार जरा संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, वास्तव में ये जो बैठकें होती हैं, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इन बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2-4-6 महीने से देख रहा हूँ कांग्रेस की बैठकों में निर्णय कुछ लिए गए
लेकिन उसका असर फील्ड पे उतना दिखता नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये बैठकें केवल एक दिखाने के लिए या केवल एक ये मैसेज दे दिया कि साहब आप सब भोपाल आ जाएं, अपन बैठे हैं, फिर जो उसमें फैसले लिए गए वो उसका इम्प्लीमेंट उतना दिखता नहीं है, उतना होता नहीं है। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका असर आप कितना देखते हैं। दूसरा, कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है, चाहे वो संगठन सृजन की बात हो, चाहे भी नए संगठन में बदलाव की बात हो, इन सब को आप कैसा देखते हैं और आगामी दिनों में हम कैसी कांग्रेस देखने वाले हैं? देखिए योगी जी, राजनीति के लिए तो ये बहुत अच्छा है, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। बिगड़े बोल और बयानों से जब आत्ममंथन और चिंतन की बात होने लगे तो इसको एक पॉजिटिव साइन मानना चाहिए। रही बात राजनीति में इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, कांग्रेस की जो स्थिति मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यहाँ करो या मरो की स्थिति में है। अभी उसको जो भी करना है उसको कुछ मतलब खोने के लिए, अगर सीटों के तौर पे बात करेंगे, लोकसभा की बात कर लें अगर मतलब मौजूद तौर पे, तो खोने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ है उसको पाना है। और भाजपा की स्थिति ये है कि उसको जो कुछ है वो बनाए रखना है। तो भाजपा के साथ एक बहुत विशाल टीम है, बड़ा नेटवर्क है, बड़ी पार्टी आज मतलब विश्व के स्तर पे उसका नाम हो गया है। उनको बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। उस ऊर्जा को मेंटेन करना उनके लिए एक चुनौती है कि किस तरीके से वो उस ऊर्जा को अपने अंतिम छोर तक बनाए रखते हैं। जैसे बजट का प्रचार, ये अपन ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इस बार ये कहा गया कि भाई जो भी पॉजिटिव चीज़ है वो टैलेंट तक जा रही है कि नहीं जा रही है, तो उसमें अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है। और कांग्रेस का भी अभी जो जिस तरीके का उनकी बैठकें चल रही हैं, जो SIR की मुद्दे की बात कर लेंगे या दूसरे और अन्य उनके गौड़ मुद्दे जो हैं, या संगठन में नए परिवर्तनों का जो दौर है, तो इससे वो एक ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं अपनी पार्टी को भी। तो एक अच्छा विपक्ष अगर अच्छी टक्कर देगा तो उसमें राजनीति में भी कहीं कहीं शुचिता तो आएगी। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन इसको मान सकते हैं राजनीतिक स्तर पे, कि दोनों स्थितियों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉजिटिव साइन की तरफ बढ़ रही है, ये माना जाए। ठीक बात। जैसे एक बात मैं बताऊं संदीप जी आपको, बजट के प्रचार वाली बात आप इसको दूसरे पक्ष से आप देखें, यदि मान लो कोई पॉजिटिव डिसीजन जी बजट में सरकार ने लिए तो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोगों तक पहुंचाए। और चूंकि आपके पास एक बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है आपकी, तो क्यों नहीं वो नीचे तक पहुंचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल निश्चित पहुंचना चाहिए। असली में क्या होता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित हैं उन सब लोग के। अभी क्या हुआ था कि सबके एक टाइम इनके इसमें वर्क में काम बटे हुए हैं, तो आम जनता तक किसको क्या पहुंचाना है, जवाबदारियां, चूंकि उनके यहाँ एक रूटीन वर्क में नहीं आता है ये चीजें, तो जो एजेंडा दिया जाएगा उस पर काम होता है। तो वो उसका एक प्रक्रिया है उनके काम करने की, सबके अपनी अपनी होती है। कांग्रेस के अपना प्रचार करने का तरीका है, उनका एक अपना तरीका है, लेकिन वो कार्यकर्ता बेस्ड हैं, तो उनका कहना है जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचने की बात है। कुल मिला के अपन बूथ की भी बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब मोटिव है वो घर घर वाला है, कि बजट की चर्चा हो तो हर घर में हो। तो क्या उसमें, और उसमें वो लोग उस पर मुझे लगता है कि आत्ममंथन भी करेंगे कि यदि कोई चीज़ उसमें सुझाव आएंगे तो वापस ऊपर तक जाएंगे भी वो। निश्चित तौर पर ये गिव एंड टेक का मामला है। जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोगों से फीडबैक नहीं लेंगे, तो आपको लोगों की जो आवश्यकता है, लोगों की जो जिसको वो कह सकते हैं कि जिन चैलेंजेस का वो सामना कर रहे हैं, वो आपके पास तक नहीं आ पाएंगे। ललित जी, बीते कुछ दिनों से देखिए, ये निश्चित तौर पर आपके यहाँ संगठन को लेकर कवायद बहुत दिनों से जारी है और कुछ जगह बेहतर रिजल्ट भी आपको मिले। मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी सी उलट है। अभी जैसे उदाहरण दूँ आपको मैं, टैलेंट हंट की जो बात आई, ये संगठन से ही जुड़ा मसला है। एक टैलेंट हंट की सूची जारी कर दी संजय कामले साहब ने, फिर आ गए मुकेश नायक जी ने जारी कर दी, फिर वो आलोक ने जारी कर दी वहाँ से। तो एक टैलेंट हंट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम को लेकर 3-3 लोगों की कहीं सूची जारी हो रही है, कहीं कैंसिल हो रही है, तो इससे क्या एक नेगेटिव मैसेज जाता? नहीं, 3 सूचियाँ नहीं आई हुई, उसमें जो सूची आई थी दूसरी सूची है ये। पहले मैं आपको इसको करेक्ट कर दूं। मगर हुआ क्या था कि उसमें जो प्रवक्ता, कुछ हमारे 3 से 4 साथी प्रवक्ता भी उसमें शामिल थे, तो चूंकि वो प्रवक्ता बनना चाहते थे तो ये तो संभव है ही नहीं कि वो अगर पैनलिस्ट हैं और वही प्रवक्ता के लिए रहेंगे, तो ये उसमें एक त्रुटि थी जो उसको हम स्वीकार करते, तो उसको ठीक किया। फिर हमारे जो अभय तिवारी जी थे, उन्होंने उसके लिए उनके पास समय नहीं था पारिवारिक कारणों से, तो उन्होंने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और राजनीति में हम अगर नहीं, अभय जी ने यह कहा था कि ये कोई जिम्मेदार की तरफ से जारी नहीं की गई है,
लोकल लेवल पे जारी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है डॉक्टर संजय कामले जी, तो उसमें जिम्मेदारी तो पार्टी ने दी हुई है उनको। पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी किसी को भी दी जाती है तो व्यक्ति से नहीं होती, पद से होती है। और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ही किसी भी दल में वो इसको सिग्नेटरी होता है, तो इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं थी, मगर उनके कुछ और निजी कारण भी थे, तो उसके कारण से हुआ। और टैलेंट हंट की बात है तो पूर्व में भी जितने भी प्रवक्ता थे वो सब टैलेंट हंट के माध्यम से, आज से 3 साल पहले भी टैलेंट हंट के माध्यम से आए थे। अभी संगठन में भी हमने टैलेंट हंट के लिए जिलावार और सोशल मीडिया पे लेटर्स दिया हुआ कि अगर कोई दूसरे क्षेत्र में राजनीति के अलावा अगर जैसे कोई राइटर्स हैं, सामाजिक हैं, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सभी के लिए स्वागत है। और इसमें राजनीतिक दल को अगर किसी युवाओं के लिए या नए विचार के लिए अगर दरवाजे खोल रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम कहते भी हैं कि सबको अवसर मिलना चाहिए, दूर दराज के लोगों को अवसर मिलना चाहिए, तो इसमें तो अच्छी पहल है। और किसी भी संगठन में अच्छा ललित जी, एक छोटी सी बात और, हाँ गुंजन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस एक सवाल छोटा सा ले लूँ फिर मैं आपके पास आता हूँ कि बार बार ये बात होती है कि आपके यहाँ अब जम्बो कार्यकारिणी नहीं आएगी। अभी भी जिस तरीके के जो संकेत मिल रहे हैं वो प्रवक्ताओं की भी अभी जो है जो संख्या उससे आधे करने की बात हो रही है। और अभी हमने देखा कि जिलों की टीम की भी में भी कटौती की बात हो रही है। अभी हमने देखा छिंदवाड़ा में 350 लोगों की जिले की कार्यकारिणी बन गई। देखिए भोपाल की यदि ग्रामीण और शहर की मिला लो तो 250 के आसपास हो रहा है। नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं हुई पहले। नहीं, जो है उसकी बात। हाँ, जो पूर्व की है उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि नए अध्यक्ष नए चेंज हुए हैं और नए अभी जिले की कार्यकारिणी कहीं भी नहीं आई है, छिंदवाड़ा में भी नहीं आई, भोपाल में भी नहीं आई है। बात रही प्रवक्ताओं की तो जिले में 2, संभाग में 2, प्रदेश में 20 और राष्ट्रीय स्तर पर हमको 2 प्रवक्ताओं के लिए नियमबद्ध, वहाँ से हमारे जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे पवन खेड़ा जी के जो निर्देश है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। जिले में हमने, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला बड़ा है, वहाँ पर 7 विधानसभा, या पांडुरना अलग हो गया तो 2 विधानसभा वहाँ चली गई। और भोपाल में भी हमारे यहाँ 7 विधानसभा है, तो विधानसभा वार भी अगर मैनेज करेंगे तो अगर 10-10 नाम भी लेंगे तो इतना तो हमको, क्योंकि 10 से 15 नाम भी अगर लेते हैं तो भी 70-80 लोग हो जाते हैं। और एक हर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, उनकी भी अपेक्षा रहती है कि हमको जिले में काम करना है, पूर्व में अगर काम करना है तो इसमें क्या बुराई, अवसर देना। नहीं, मैं बुराई नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको तो संख्या चौगुनी कर देनी चाहिए। भाई 2018 में कमलनाथ जी ने क्या प्रयोग किया था? बिल्कुल उन्होंने यही किया था कि पूरी जम्बो कार्यकारिणी उन्होंने की। उससे ये रहता है कि कार्यकर्ताओं में ये भाव रहता है कि नहीं, मुझे काम पद मिला है और काम करूंगा। निश्चित तौर पर इस पर विचार कर रहा है संगठन, अभी डिक्लेयर नहीं हुई है जिले कार्यकारिणी, इसलिए ऐसा ही कुछ होगा। जी गुंजन जी, आप फिंगर रेस कर रही थी, आप अपनी बात जरूर बोलिए। युवराज जी, आपने वो सवाल कर लिया जो मैं करना चाह रही थी, तो धन्यवाद आपका कि जो प्रवक्ताओं का जिस तरह ये टैलेंट हंट खोज रहे हैं। तो युवराज जी, मैं इनको एक बात कहना चाहती हूँ। ललित जी, आपने जिस तरीके से इतना अच्छा भाषण देने के तरीके से बोला, तो नो डाउट आपके प्रवक्ता के तौर पर आपने तो टैलेंट है, लेकिन टैलेंट से काम नहीं चलता, ये राजनीति है ललित जी। यहाँ नियत होनी चाहिए, यहाँ नीति होनी चाहिए और नियत सिर्फ जनता की सेवा होनी चाहिए। लेकिन आपके यहाँ जो कुर्सी की नियत से लोग आते हैं, तो ये तो अब क्योंकि कांग्रेस के पास अब योगीराज जी कुछ बचा नहीं है, तो ये बहुत हास्यप्रद बात है कि अब वो आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं प्रवक्ता बनाने के लिए। लेकिन नियत रखिए, तभी आप जनता के प्रतिनिधि के तौर पर या जनता के कार्यसेवक के रूप में सामने बैठ सकते हैं। तो ललित जी, और दूसरी बात, जब लिस्टें निकल कर आती हैं तो वो टैलेंट एक ही उसमें नजर आता है कि आप उस किस परिवार से आपका संबंध है और कितने वर्षों से आप उस परिवार में हो और आप कितना जय राहुल गांधी और जय सोनिया गांधी करते हो। तो टैलेंट आपकी पार्टी में अगर कुछ भी पद के लिए चाहिए तो वो ये 3 ही चाहिए। इसी 3 के बेसिस पे जो सूचियां निकलती है उसमें नाम दिखता है, वरना आज अच्छी सूचियों में ललित जैन जी जैसा नाम होता, ना कि वही एक परिवार, वही दिग्विजय सिंह जी के परिवार, वही कमलनाथ जी का परिवार, वही 2-4 परिवार जो राहुल गांधी की जयकार लगाते रहते हैं, उनके परिवार के लोगों का नाम दिखता। तो अगर सच में जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आपका जो सृजन अभियान आप चल रहे हैं वो विसर्जित होता ज्यादा दिखा मुझे। तो उस विसर्जन से अगर बढ़ाना है तो आत्म मंथन करना पड़ेगा अपने संगठन। बस एक सवाल छोटा सा आपसे भी अभी, योगीराज जी आखिरी कमेंट कर रही हूँ, एक ऐसे नेता के बारे में पहले सोचना पड़ेगा जो कार्यकर्ताओं को, कर्मठ कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाते हैं। तो वो कार्यकर्ता क्या ही अपनी पार्टी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, बस छोटा सा सवाल है। खंडेलवाल जी ने भी अभी कहा है आपके यहाँ अब चक्कर लगाने वालों को, तो क्या लगा रहे थे चक्कर के आसपास लोग? मैं वही कह रही हूँ कि राजी, यहाँ चक्कर लगाने से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ेगा। अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी नीति साफ है और आप में योग्यता है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो योगीराज जी तीसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और इसके उदाहरण आप सबके सामने हैं। ठीक बात।
एक जल्दी से ललित जी आप जो बोलना चाह रहे हैं, बहुत कम समय है और फिर पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आपने कहा कि हमें योग्यता है नहीं है। आपने कहा तीसरी पंक्ति में भारत में लोकतंत्र है, विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है, पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, हिटलरशाही व्यवस्था होती है। और इसके ठीक है, एक जगह मैं तो ये देखता हूँ एक नहीं, आपने को कोई दिक्कत नहीं, कोई पर्ची से चुने या कोई मर्जी से चुने, उससे कोई फर्क नहीं और पड़ता। जिस परिवार की लास्ट कमेंट संदीप जिस जी परिवार की बात कर रहे हैं, 2003 से राहुल गांधी चुनाव जीतते आ रहे हैं, एक्सेप्ट किया है भारत की जनता ने, तब जाके वो लोकसभा में है, ऐसे नहीं है। ठीक बात, एक लास्ट सम अप बस। देखिए, हमारे दोनों राजनीतिक दल के आधार और पैमाने अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व से लेकर नीचे तक सब कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस में थोड़ा सा उलट है। कांग्रेस में हर कार्यकर्ता में नेतृत्व है, तो कांग्रेस का थोड़ा वर्किंग करने का तरीका थोड़ा अलग है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अलग है। इसलिए ये कहना यहाँ पे कि दोनों की अपनी अपनी लाइन लेंथ है काम करने की। और देखिए अब इसके जितनी बैठकें हो रही हैं और जितना ये जो परिष्कृत किया जा रहा है, जो वो कहाँ तक अपने को पहुँचाएगा, और आने वाला समय में ये निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इन बैठकों का कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक दिखना चाहिए। लेकिन आज की इस डिबेट से ये तय हो गया, मेरे हाथ में यदि कुछ होता है टैलेंट हंट, तो मैं ललित जी को भी चुनता और गुंजन जी को भी चुनता। आपने दोनों ने लॉजिकली बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात रखी, ठीक, बहुत सारगर्भित बात हुई। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।